ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम फोर्थ सेमेस्टर की फंक्शन एनालिसिस जो एक आपका पेपर रहता है फोर्थ सेमेस्टर में, उसका ये फर्स्ट लेक्चर है। और आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बनाक स्पेसिस की। बनाक स्पेसिस क्या होते हैं, तो ये हमने टोपोलॉजी में भी ये टॉपिक थर्ड सेमेस्टर में किया रहता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसको डिटेल में करेंगे। तो फर्स्ट इज मेट्रिक। तो टोपोलॉजी में हमने ये डिटेल में पढ़ा होता है कि व्हाट इज मेट्रिक एंड व्हाट आर द मेट्रिक स्पेस। तो स्टूडेंट, मेट्रिक इज ए फंक्शन एंड मेट्रिक स्पेस इज ए सेट। और मेट्रिक जो होती है वो उस सेट के बीच में, जो हम सेट यूज करेंगे उन सेट के ऊपर हम इसको मेट्रिक को यूज करेंगे। फॉर अगर यहां पे हम बात करें कि हमारे पास एक मेट्रिक है डी, और ये एक हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो इस सेट का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो टू टुपल होगा, और टू टुपल होगा तो वो एक डोमेन का काम करेगा। और सो डी इज मैपिंग फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को अगर हम देखें तो अपने पास एक ये अपना एक मेट्रिक की डिफाइन ही होगी, डी टू एक्स क्रॉस एक्स टू आर। और ये जो फंक्शन डी है इसको मेट्रिक बोलेंगे, इज ए मेट्रिक ऑन एक्स अगर वो इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि जो मेट्रिक है, मेट्रिक बिटवीन एक्स एंड वाई, या यू कैन से कि जो एक एलिमेंट आया यहाँ पे एक्स इंटू वाई बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस एक्स, ये एलिमेंट एक्स क्रॉस से है, ये एलिमेंट भी आपका एक्स भी एक्स से आएगा, और ये जो वाई है ये भी इन दोनों के बीच में है। तो इन एक्स और वाई के बीच में जो मेट्रिक होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक, पॉजिटिव चाहिए, जीरो आ सकता है, ये जीरो से बड़ा आएगा। तो ये आपने पढ़ भी रखा है पहले, कोई ज्यादा डिटेलिंग में सबसे आसान रहता है कि डिस्टेंस मान लो आप दो पॉइंटों के बीच में। अगर डी को हम डिस्टेंस मान लें तो दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक, या तो वो सेम पॉइंट होगा, एक्स और वाई बराबर हो जाएंगे तो दोनों का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, या पॉजिटिव रहेगा। एंड सेकेंड इज, अगर दो मेट्रिक ऑफ एक्स वाई जीरो है तो डेफिनेटली एक्स और वाई बराबर होंगे, या एक्स और वाई बराबर हैं तो जो अपना मेट्रिक है, मेट्रिक डी ऑफ एक्स वाई, ये जीरो होगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी वाई कॉमा एक्स। तो सिमेट्री रहती है
तो इट मीन दैट x से y का डिस्टेंस निकालो या y से x का डिस्टेंस निकालो तो डिस्टेंस विल बी रिमेन सेम. And fourth one is metric of x comma z is less than equal to metric of xy plus metric of yz. एंड इसको हम ट्राइंगल इनक्वालिटी भी बोलते हैं कि अगर हम इस तरह से उसको प्लॉट कर लें कि ये अपना x है, ये y है और ये z है, तो x और z का जो मेट्रिक होगा, x और z के बीच जो मेट्रिक होगा दैट विल बी लेस देन मेट्रिक ऑफ एक्स वाई प्लस मेट्रिक ऑफ वाई जेड. तो एक ट्रायंगल इनक्वालिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रायंगल्स में पढ़ रखा होता है कि जो डिस्टेंस है, जो लेंथ ऑफ ए साइड है ट्रायंगल की, वो ऑलवेज बाकी दो साइड के सम से छोटा रहेगा. तो यू कैन से ये आपका एक हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज इज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज. या ट्रायंगल ना भी बोल के कोई और ट्रायंगल भी हो उसमें भी ये होल्ड करेगा. ओके, सो रेक्टेंगल होना जरूरी नहीं है. ओके, सो अगर ये चार प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स अगर ये फॉलो हो जाती हैं अंडर दिस मैपिंग, तो हम वो उस फंक्शन डी को बोलते हैं कि वो मेट्रिक है. और दोनों को कंबाइन करके मेट्रिक प्लस नॉन एम्प्टी सेट को, इसको मेट्रिक स्पेस बोलते हैं. दिस कॉल्ड मेट्रिक स्पेस. और एक नॉन एम्प्टी सेट पे बहुत ज्यादा मेट्रिक फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं. ठीक, ये अब थोड़ा सा रेपिटेशन ही है जो हमने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा इसको जल्दी से करते हैं. नेक्स्ट इज नॉर्म लीनियर स्पेस. तो नॉर्म लीनियर स्पेस भी एक फंक्शन है और किस तरह से इसकी डिफाइनिंग होगी. सो लेट n बी इन कॉम्प्लेक्स और रियल लीनियर स्पेस. तो पहले तो ये वर्ड क्लियर होना चाहिए, लीनियर स्पेस क्या होता है. लीनियर स्पेस इज नथिंग बट इट इज ए वेक्टर स्पेस. और वेक्टर स्पेस में आपको पता है क्या होता है, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. लीनियर स्पेस और वेक्टर स्पेस इज सेम थिंग. तो वेक्टर स्पेस में क्या होता है कि एक आपके पास नॉन एम्प्टी सेट होगा V और एक होगा फील्ड. तो यहां से हम जब वेक्टर्स लेंगे तो अपने पास x और y दो वेक्टर स्पेस लिए, तो उनका सम भी V में होना चाहिए. फिर इस तरह से प्रॉपर्टी बन जाते हैं. फिर हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज बनती हैं. एसोसिएटिव रहेगी, एग्जिस्टेंस ऑफ, इस तरह से आप 10 प्रॉपर्टीज को, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा पर आप इसको थ्रू हो सकते हैं. और साथ में चलता है स्केलर प्रोडक्ट. मतलब एक आपका फील्ड से एलिमेंट आएगा और एक एक्स से आएगा, दैट विल आल्सो बिलोंग्स टू वी. तो ये आपका एक अंडर एडिशन और एक आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन. एक आपका स्केलर है और दूसरा आपका वेक्टर है. तो इस तरह से ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज गो थ्रू आप हो सकते हैं. तो ये जो n है वो एक लीनियर स्पेस है, या यू कैन से वेक्टर स्पेस है. वेक्टर स्पेस है तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसकी फील्ड भी होगी, या लिखते नहीं है लेकिन इट्स क्लियर कि f इज डिपेंडिंग अपॉन सम फील्ड. एंड लेट दिस मैपिंग नॉर्म, दो वर्टिकल लाइंस इधर लगाएंगे, दो वर्टिकल लाइंस इधर लगाएंगे, देन इट इज notation for a norm. A norm is function is mapping from n to r. We are mapping such that x comma y belongs to n and alpha belongs to c और r. ये देखो यहाँ पे इसने अब फील्ड ले ली. जो फील्ड होगी या तो c होगी या r होगी. इनफैक्ट इस n का मतलब है n ओवर r और n ओवर c, क्योंकि वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस विदाउट फील्ड हो ही नहीं सकता. तो दैट्स वाई यहाँ पे ये ले लिया. सो और इसका जो कोड मेन है नॉर्म का वो रियल नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता. ठीक,
Okay, so we have number one, first property is norm of x is greater than equal to 0. Number two, norm of x is equal to 0, and the implied and implied by x is equal to 0. Third property is norm of x plus y is less than equal to norm of x plus norm of y, या y पहले लिख सकते हैं norm of y plus norm of x, वही आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी की तरह ये जैसे मेट्रिक में हमने डी मेट्रिक ऑफ डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू हमने डिस्कस करा, इस तरह से सेम इस तरह से ये नॉर्म की भी प्रॉपर्टी है ना, तो सेम इस तरह से ये. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फोर्थ प्रॉपर्टी इज norm of alpha into x is equal to mod of alpha and norm of x. तो अगर ये जो मैपिंग है, ये फंक्शन है, नॉर्म फंक्शन जो है, अगर ये इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो हम बोलेंगे कि दिस नॉर्म फंक्शन विद दिस लीनियर स्पेस n इज कॉल्ड नॉर्म लीनियर स्पेस. लीनियर स्पेस तो पहले था ही था, ये वो वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर ही रहा था, लेकिन साथ में उसमें क्या जुड़ गया, एक नॉर्म जुड़ गया, चार प्रॉपर्टीज और आ गई, तो हम इसको अब क्या बोलेंगे कि इट इज नॉर्म लीनियर स्पेस. अब इसमें देखो नोट फॉर्म में रिजल्ट है कि इफ द कंडीशन 2 इज ड्रॉप्ड देन द नॉर्म इज कॉल्ड सेमी नॉर्म और सूडो नॉर्म. इसमें अगर हमने इस प्रॉपर्टी को हटा दें, सेकंड वाली प्रॉपर्टी को, तो इसको हम सेमी नॉर्म या सूडो नॉर्म भी बोलते हैं. एंड देन एन इज कॉल्ड ए सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस. तो ये भी आपने दिमाग में रखना है कि व्हाट इज सेमी लीनियर स्पेस. तो ये अपना इस तरह से. नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट यहां पे एक थ्योरम है, अगर आप देख पा रहे होंगे. सो इट इज थ्योरम इज let n be a norm linear space and let metric D is mapping from n cross n to R. We defined as metric of metric x comma y is equal to norm of x minus y for all x comma y belongs to capital N. Prove that D is a metric space on n. बाकी यहाँ पे पहले हम मेट्रिक जब डिफाइन करते थे तो सिंपल यहाँ पे हम लेते थे x क्रॉस x. पहले हम मेट्रिक डिफाइन करते थे तो हम बोलते थे कि x इज x क्रॉस x. लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको क्या ले रहे हैं, जो x है x की जगह हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे n ले रहे हैं, और n जो है वो यहाँ पे क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है. ठीक, तो डेफिनेटली मेट्रिक प्रूव करना है तो हमें चार प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है. और फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि dy over dx मेट्रिक ऑफ x, y इज शुड बी पॉजिटिव. ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले हमने दो एलिमेंट x और y ले लिए, और डेफिनेटली x और y अगर n को बिलोंग कर रहा है, और n जो है अपना लीनियर स्पेस है या वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो उनका सब्ट्रैक्शन भी लीनियर स्पेस में n होगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर x और y n में है तो x माइनस y क्यों होगा. इसका आंसर आपको कहां से मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से. ठीक, जब आप वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टी देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अंडर एडिशन ये ग्रुप होता है. ग्रुप होता है तो मीन टू से दैट अगर एक
आपके पास वाई वेक्टर है एन के अंदर, तो माइनस वाई भी उसके अंदर होगा ही होगा, ठीक। फिर हमारे पास एक्स प्लस माइनस वाई भी क्लोजर प्रॉपर्टी से एन में होगा, सो दैट्स वाई एक्स माइनस वाई भी एन में प्रेजेंट होगा। और अगर ये इन दोनों का डिफरेंस एन में है तो डेफिनेटली इनका नॉर्म, क्योंकि एन जो है वो नॉन लीनियर स्पेस है, नॉन लीनियर स्पेस है तो नॉन लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी क्या है, पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी कि किसी भी एलिमेंट का जो नॉर्म है वो पॉजिटिव होता है। तो डेफिनेटली ये एलिमेंट जो है वो एन के अंदर है, तो इसका नॉर्म जो होगा वो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। सो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। उसके साथ अब इसकी डिफाइनिंग देख लें, तो इसकी डिफाइनिंग इज नथिंग बट इट इज डी एक्स कॉमा वाई। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये प्रूव हो गई इसकी। अब दूसरी प्रॉपर्टी अगर लें तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि डी वाई ओवर डी एक्स अगर जीरो लेते हैं तो हमें प्रूव करना पड़ेगा इम्प्लाइड एम्प्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम ये लेके चल पड़े मेट्रिक ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो। अब इसकी डिफाइनिंग लिख दी हमने कि नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो, और नॉर्म ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो है तो नॉर्म लीनियर स्पेस की दूसरी प्रॉपर्टी लग गई। तो यहाँ पे लिखा ही है वाई सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ नॉन लीनियर स्पेस, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक। और डी वाई डी एक्स जीरो है तो इट मीन दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। हम यहाँ से अब रिवर्स कर सकते हैं कि एक्स वाई जीरो है तो ये होगा ये होगा, तो दैट्स वाई वी मेक इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी यहां से अपनी फुलफिल होगी कि अगर हम डी मेट्रिक एक्स और वाई का जीरो लेते हैं तो एक्स और वाई जो होंगे वो बराबर होंगे, ठीक। अब नेक्स्ट इज ट्रायंगल इनक्वालिटी के लिए लेने हमने, तो यहां पे सबसे पहले हमने मेट्रिक ऑफ एक्स कॉमा पहले सिमेट्री का, थर्ड सिमेट्री का होता है, तो हमें प्रूव करना है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। तो डेफिनेटली मेट्रिक ऑफ एक्स वाई जो है वो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के बराबर है। तो वी मेक माइनस वन कॉमन ले लिया, माइनस वन वाई माइनस एक्स होल नॉर्म, और यहां पे हम इनक्वालिटी लगा सकते हैं कि अल्फा इंटू एक्स नॉर्म इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू अल्फा मॉड नॉर्म ऑफ एक्स। तो वही प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस वन, तो मॉड ऑफ माइनस वन एंड नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स, और इसका वाई माइनस एक्स मीन्स मेट्रिक डी वाई कॉमा एक्स। सो यहां से ये प्रूव हो गया कि मेट्रिक ऑफ एक्स वाई और मेट्रिक ऑफ वाई एक्स रिमेन सेम। उसके साथ जो फोर्थ है वो ट्रायंगल इनक्वालिटी वाला आ गया, या ट्रायंगल लॉ भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे सेम मेट्रिक ऑफ एक्स जेड हम लेते हैं, और यहाँ पे एक्स जेड किसके बराबर आएगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड। फिर दोनों के बीच में हमने y को इंट्रोड्यूस कर दिया, y प्लस कर दिया और y ही माइनस कर दिया। तो दिस इज नॉर्म ऑफ a प्लस नॉर्म ऑफ v, यू कैन से, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ a प्लस नॉर्म ऑफ v, and norm of x minus y is nothing but it is a metric d x comma y, and norm of y minus z is metric y comma z। तो यहां से क्या प्रूव हो गया हमारे पास, metric of x comma z is less than equal to metric of x comma y plus metric of y comma z। so ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। तो इट मीन दैट D जो है, ये जो D गिवन है, ये इट इज मेट्रिक, एंड D with this n is called metric space। तो आपने ये दो इस तरह से एग्जांपल आपने देखे। अब एक और हम इसके साथ this is again
दिस इज कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस। तो कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस को आपको पता ही होगा कि कंप्लीट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक नॉर्म लीनियर स्पेस है, ठीक, और नॉर्म लीनियर स्पेस में वेक्टर्स होंगे, बहुत ज्यादा नंबर्स होंगे, ठीक, और उन नंबर से कोई सीक्वेंस बनती है। अगर नंबर्स को हम लेते हैं, हमारे पास x1, x2, x3, x3, वी गेट ए सीक्वेंस, और वो सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती है किसी नंबर को, तो वो नंबर जो है अगर वो इसके अंदर होगा तो हम बोलेंगे ये कंप्लीट है, और अगर वो कन्वर्ज कर रहे हैं और वो नंबर उस नॉन लीनियर स्पेस में है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि वो नॉन लीनियर स्पेस कंप्लीट नहीं है। ठीक, मैंने यहाँ पे कॉची सीक्वेंस की बात नहीं करी। तरीका क्या है चेक करने का? तरीका ये दिया, देखो, ये कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस, आपको ये नॉन लीनियर स्पेस दिया है n कॉमा नॉर्म, ये नॉन लीनियर स्पेस, it is called complete non-linear space if every Cauchy sequence in n is convergent, तो कोई भी Cauchy सीक्वेंस लें n के अंदर तो वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो जो नॉन लीनियर स्पेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, तो इसका लॉजिक आपको मैंने बता दिया कि जब कन्वर्ज करेगी सीक्वेंस, तो कोई भी कॉची सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। और कॉची सीक्वेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कॉची सीक्वेंस माने क्या, कि अगर एक सीक्वेंस है, जैसे ये सीक्वेंस है, तो इसको कॉची सीक्वेंस कब बोलेंगे? इसको कॉची सीक्वेंस का मतलब होता है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हमने कोई एप्सिलॉन सेट कर लिया अपनी मर्जी से, देयर एग्जिस्ट ए positive integer n such that mod of xn minus xm is less than एप्सिलॉन। और डेफिनेटली यहाँ पे नॉर्म है तो हम नॉर्म लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्म की बात हो रही है। इट शुड बी लेस देन फॉर व्हाट? फॉर ऑल n कॉमा m जो होने चाहिए, दोनों के दोनों कैपिटल n से बड़े होने चाहिए। तो इस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म लीनियर कॉची सीक्वेंस। और इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि हम दो नंबर ले रहे हैं स्टूडेंट्स, कैपिटल एन से बड़े। कैपिटल एन मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कैपिटल एन की वैल्यू है 1000, ठीक, तो आपका डेफिनेटली एन और एम, एन जो है वो भी एन से बड़ा है, और जो एम है वो भी एन से बड़ा है। तो हो सकता है कि n की जो वैल्यू है वो हो सकता है कि 10,000 हो, और हो सकता है m की जो वैल्यू हो वो हो 1 लाख। क्लियर? अब आप खुद ही देखो, दोनों जो वैल्यूज हैं वो 1000 से बड़ी हैं, तो मैं ले सकता हूं। आपको ऐसा लगेगा कि इतना बड़ा डिफरेंस, एक आपने 10,000 ली और एक 1 लाख ली, इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों लिया? आपको क्लोज क्लोज लेनी चाहिए, तो ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। कंडीशन इज कि दोनों m और n कैपिटल n से बड़े होने चाहिए। अब आप खुद ही देखो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एक एक 1 लाख, 1 लाख
1,00,000th टर्म है, दूसरी 10,000th टर्म है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इतना छोटा होना चाहिए कि हम जो मर्जी एप्सिलॉन लें वो एप्सिलॉन से कम ही होना चाहिए। ठीक, जितना मर्जी हम यहाँ पे ये जो वैल्यू होनी चाहिए, ये कौन ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए यहाँ पे जो हर एप्सिलॉन के लिए ट्रू हो। आप खुद ही सोचो, आप इतना एक 10,000th टर्म है और एक 1,00,000th टर्म है, दोनों के बीच में हम क्लेम कर रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। और एप्सिलॉन आप लिखा होता है फॉर गिवन एप्सिलॉन, और हाउएवर भी स्मॉल, जितना छोटा लेना चाह सकते हैं हम ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं एप्सिलॉन, फिर भी ये डिफरेंस जो है वो इससे कम होना चाहिए। तो यहां से क्लियर कट इसका मतलब ये है कि ये जो नॉर्म के अंदर टर्म है ये डेफिनेटली 0 होनी चाहिए, तभी ये ट्रू होगा ऑलवेज। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट कॉची सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जब दो टर्में आपस में कुछ इस कैपिटल एन के बाद जो टर्मों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो निग्लिजिबल स्मॉल होगा। इनफैक्ट यू कैन से दे विल बी सेम। अब ये जीरो कब आएगा? ये जीरो कब आएगा? डेफिनेटली ये जीरो तब आएगा जब एम एन और एक्स एन और एक्स एम जो वो सेम होंगी, ठीक, या वेरी नियर टू जीरो होंगी, आपस में डिफरेंस वो बहुत छोटा होगा। ठीक, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉची सीक्वेंस। तो कोई भी कॉची सीक्वेंस अगर एन में लेते हैं तो वो पक्का कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि कोई भी नॉन लीनियर स्पेस को कंप्लीट कब बोलेंगे हम, जब वो उसका जो भी कॉची सीक्वेंस अगर उसमें से लेते हैं तो वो कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होनी चाहिए। ठीक, और जिसको कन्वर्ज करेगी वो डेफिनेटली इस नॉन लीनियर स्पेस का ही नंबर होना चाहिए। ठीक, तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि आगे चीज लिखिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नॉन लीनियर स्पेस। ओके, ये सीक्वेंस ले लिया, एक्स एन in n is said to be converse to x naught belongs to n। तो x सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, जिसको कन्वर्ज कर रही है वो भी n का ही नंबर है। इफ अच्छा, एक चीज मैं और आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे कि ऐसा तो नहीं आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि जब कन्वर्ज करती है तो वो उसी को कन्वर्ज करती है, जरूरी नहीं है ऐसा ना। जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस हम ले लेते हैं, कोई सीक्वेंस ले ली एक्स एन इज इक्वल टू 1/n, और हमने यहाँ पे n ले लिया 0,1। ये अब डेफिनेटली ये वाली जो सीक्वेंस है एक्स एन जो है वो डेफिनेटली 0 को कन्वर्ज कर रही है। व्हाट 0 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस। ओके, तो ये भी थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। तो जिसको ये कन्वर्ज कर रही है यहाँ पे हम ये ले रहे हैं कि वो भी n को ही बिलोंग कर रहा है। इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर वी स्मॉल, मैंने जैसे बताया जितना छोटा लेना है हम इसको ले सकते हैं। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m नॉट सच दैट, ये m नॉट ले लो, ये कैपिटल N ले लो, सच दैट इन दोनों के बीच में डिफरेंस xn माइनस x नॉट का जो डिफरेंस है उसका नॉर्म ऑफ दैट दिस नंबर इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट। वे इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि xn इज कन्वर्ज टू x नॉट एज n टेंड टू इन्फिनिटी, या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और नॉर्म ऑफ दिस अगर 0 को कन्वर्ज कर रहे हैं सो दैट मींस सीक्वेंस xn कन्वर्ज टू x नॉट। तो ये सिंपल कन्वर्जेंट सीक्वेंस का भी डेफिनेशन आपको ध्यान में आ गया।
अब कॉची सीक्वेंस के बारे में डिस्कस कर देते हैं, बाकी मैंने साइड में आपको कर ही दिया डिस्कस। फिर भी कॉची सीक्वेंस इज नॉन लीनियर स्पेस, ए सीक्वेंस xn in n is said to be Cauchy sequence if for given epsilon however be small there exists a positive integer m naught, मैंने कैपिटल N लिया था, such that norm of xn minus xm is less than epsilon for all n is greater than or equal to m naught. Sequence xn is a Cauchy sequence if only if norm of xn minus xm norm is converges to 0 as n comma m converges to या 10 to infinity। ठीक, ये देखो जो मैं बात यहाँ पे बोल रहा था कि ये 0 ही होना चाहिए, तो यहाँ पे भी देखो इस चीज को यही मेंशन कर रहा है कि ये कॉची सीक्वेंस होगी, तो ये डिफरेंस जो है वो डेफिनेटली किसको कन्वर्ज करना चाहिए, ये देखो दिस डिफरेंस 10 to 0। जैसे ही n बहुत बड़ा होगा, जैसे n बड़ा होगा मीन टू से दैट जब m एंड n जो है वो इस कैपिटल N को क्रॉस करेंगे उसके बाद ये चीज 0 को कन्वर्ट करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट Cauchy सीक्वेंस इन नॉनलीनियर स्पेस। So this is the definition, and the next one is now you see this is theorem prove that in a nonlinear space every convergent sequence is a Cauchy sequence। तो आप अगर इसको याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि आपने बीएससी में ये रियल एनालिसिस में पेपर रहता था और उसमें हम ये करते थे डिस्कस कि अपना हम बीएससी में ये पढ़ते थे कि Cauchy क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस यही रहता था कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो Cauchy सीक्वेंस होगी, और अगर वो Cauchy सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक, पर वो कहां पे होता था, ओनली इन द केस ऑफ रियल। अब यहां पे नॉन लीनियर स्पेस में अब ये बोल रहा है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो पक्का Cauchy सीक्वेंस होगी। अब Cauchy सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी, वो कब डिपेंड करेगा, अभी हमने पीछे इसका डिस्कस किया, कब करेगा ये, जब ये नॉन लीनियर स्पेस क्या होगा, कंप्लीट होगा। कंप्लीट होगा तो इसका कन्वर्स भी ट्रू हो जाएगा। तो इसका प्रूफ अगर देखें तो लेट एक्स सीक्वेंस xn be a sequence in non-linear space and let sequence xn converges to x naught belongs to n। तो एक Cauchy सीक्वेंस ले ली हमने और वो सॉरी सिंपल सीक्वेंस ले ली xn और वो कन्वर्ज कर रही है x नॉट को। अब हमें इस सीक्वेंस को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये Cauchy सीक्वेंस है। Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस कर ली भी क्या होता है Cauchy सीक्वेंस। सो वी शैल प्रूव दैट सीक्वेंस xn इज ए Cauchy सीक्वेंस। ओके, ये प्रूव करना है। तो सिंस हमें ये गिवन दिया है कि सीक्वेंस गिवन किया, हमने ये मान लिया कि एक इसको कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जन सीक्वेंस दी है, तो xn कन्वर्ज टू x नॉट। तो फॉर गिवन epsilon greater than 0 however be small there exists a positive integer m naught such that norm of xn minus x naught is less than epsilon by 2 for
n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट। जिस डेफिनेशन लगाई हमने ये, अब हमने यही रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम 2 बार यूज करेंगे। और ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू है? उन सभी n के लिए ट्रू है जो n इस कैपिटल स्मॉल m नॉट से बड़े हैं। तो मैंने यहां पे एक m ले लिया और एक n ले लिया जो इस m नॉट से बड़ा है। तो डेफिनेटली दिस विल बी ट्रू, दिस वैलिड फॉर m आल्सो, क्योंकि n के लिए तो है ही है। एक तो मैंने सेम ही रखा, m भी लिया लेकिन इससे बड़ा लिया, तो इससे बड़ा कोई भी नंबर लेंगे उसके लिए ट्रू होगा। सो फ्रॉम दिस रिजल्ट व्हाट वी गेट, norm of xn minus x naught is less than epsilon by 2, and second norm of xm minus x naught is less than epsilon by 2। equation 1 equation 2 इसको हमने कर दिया। now what I take norm of xn minus xm, डेफिनेटली इसका नॉर्म ही मेरे को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है। तो हियर दोनों के बीच में हमने ये वाला नंबर हमने इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस नंबर को इन्वॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे x नॉट माइनस कर दिया और x नॉट ही प्लस कर लिया। तो ये दो नंबर बन गए, नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, दैट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको नेगेटिव को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले लिया। ठीक, और यहाँ पे वो रिजल्ट लग जाएगा, मॉड अल्फा x norm is less than equal to, not less than equal to अल्फा मॉड नॉर्म ऑफ x। तो ये रिजल्ट यहाँ पे लग गया, बाकी वो एज इट इज है। दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड दिस इज अगेन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। सो एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन, ये अपने ग्रेजुएशन क्लासेस में कई बार एप्सिलॉन को एडजस्ट किया होता है। So this quantity is less than epsilon for all n comma m is greater than equal to m naught. So it means that this sequence xn is a Cauchy sequence। तो हमने क्या यहाँ पे अभी तक किया कि सीक्वेंस xn जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इन x। इट फॉलोज दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नॉन लीनियर स्पेस इज Cauchy सीक्वेंस। कन्वर्स ट्रू इसका कब होगा वो हमने आगे डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली इसका कन्वर्स तभी ट्रू होगा जब वो नॉन लीनियर स्पेस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज Banach space। A non-linear space which is complete is called Banach space। तो जो अपना ये Banach space है, वो क्या होता है कि जब अपना नॉन लीनियर स्पेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसको Banach स्पेस बोल देंगे। आप थोड़ी एक लड़ी सी बन रही है, आप थोड़ा ध्यान रखें। तो सबसे पहले हुआ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस n, या हम इसको क्या बोल रहे हैं, लीनियर स्पेस, लीनियर स्पेस। जब इसके साथ नॉर्म की 4 प्रॉपर्टी जुड़ गई, नॉर्म जुड़ गया और नॉर्म ने अपनी प्रॉपर्टीज यहां पे जोड़ ली कि पहला नॉर्म जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, फिर नॉर्म ऑफ
x माइनस वाई 0 होगा तो इम्प्लाइड बाई x इज इक्वल टू वाई होगा। ठीक, फिर नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ वाई, और नॉर्म ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ x। जब ये जुड़ गई तो हमने इसको क्या बोलना शुरू कर दिया, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, और इसको हम लिखना ऐसे शुरू कर दिया ऐसे। अब जब ये इसके साथ हमने कंप्लीटनेस जोड़ दी, ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीटनेस जोड़ दी इसके साथ, तो ये क्या बन गया, बनाक स्पेस। और कंप्लीटनेस का मतलब है कि कोई भी कॉची सीक्वेंस इसमें लेंगे तो वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आप वेक्टर स्पेस की भी 10 प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसके ऊपर थोड़ा सा जरूर गो थ्रू हो जाए। तो अब यहाँ पे ये डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। ये बनाक स्पेस a non-linear space which is complete is called बनाक स्पेस। अब ये देखो एक छोटा सा थ्योरम है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि let n be a non-linear space, then prove that mod of norm of x minus norm of y is less than equal to norm of x minus y। तो देखिए इसका प्रूफ सिंपल सा है कि नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या किया हमने, y को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो y को इंट्रोड्यूस करना तो बैलेंस करना पड़ेगा, माइनस y किया तो प्लस y कर दिया। अब यहाँ पे वही रिजल्ट लग गया जो मैं ये बात कर रहा था कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, सो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई प्लस नॉर्म ऑफ y। तो इस y को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो व्हाट वी गेट नॉर्म ऑफ x y माइनस norm of y is less than equal to norm of x minus y. Go give it equation 1. Similarly हम यहाँ पे y से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से y लिया, यहाँ पे y लेके चलते, फिर हम इसको यहाँ पे लिखते y माइनस एक्स प्लस एक्स, सेम प्रोसीजर। तो पैरेलली सिमिलरली यहाँ पे लिख दिया नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स। आप यहाँ पे इसको कर सकते हो ऐसे, नॉर्म ऑफ y लेके इज इक्वल टू y माइनस एक्स प्लस एक्स, ऐसे किया, और फिर लेस देन इक्वल टू y माइनस एक्स नॉर्म प्लस नॉर्म ऑफ, फिर इस x को शिफ्ट कर दिया उधर, तो नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ y माइनस x। तो ये स्टेप मेरा यहां से इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद अल्फा ऑफ x नॉर्म इज इक्वल टू अल्फा मॉड नॉर्म ऑफ x, ये वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज कर लिया। सो फाइनली व्हाट वी गेट norm of y minus norm of x is less than equal to norm of x minus y। तो इन दोनों को आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को दे सकते हैं। तो इनकी इस साइड तो प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे अपने माइनस इंट्रोड्यूस कर लिया हमने, तो हमारे पास माइनस कॉमन ले लिया, सो माइनस नॉर्म ऑफ x माइनस, अब ये दोनों चीजें इक्वेशन 1 और ये वाली सेम हो गई, बट बाहर नेगेटिव है, ठीक।
और अगर दोनों तरफ हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक, तो यहां से अब बन गया नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई इज ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक, नाउ इट गिवन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन ऑफ 1 और 2 को अगर हम क्लब करें तो यहां से शुरू करते हैं। ये वाली टर्म हमने सबसे पहले यहां पे लिखी, दिस टर्म माइनस norm of x minus y is less than equal to norm of x minus norm of y, and this quantity from equation 2, this quantity, अब यहां से सीधा हम यहां पे आ गए, यहां पे, and this norm of x minus y is less than this. So this is nothing but it is like minus a less than x less than a. So what this mean? It is mod of x less than a. तो वही करा हमने, ये हमारा a हो गया माइनस a, and this is plus a, and this is x. So x lies between minus a and a. So that will be mod of x is less than equal to a. That is mod of norm of x minus norm of y is less than equal to norm of x minus y. So I think you got this, how we make this. तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है